अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी मार्केट एंड इट्स टाइप्स। तो जो नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे मार्केट और उसकी टाइप से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आज हमने वहीं से इसका आगाज़ करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी है। नंबर 1 स्टूडेंट्स, हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 हम देखेंगे कि मार्केट की स्ट्रक्चर के लिहाज से कितनी इकसाम है। 4 तरह की इसकी इकसाम होती हैं स्टूडेंट्स: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। उसके बाद स्टूडेंट्स फर्म्स रेवेन्यू का एनालिसिस करेंगे, जिसमें 3 तरह के रेवेन्यूज हम डिस्कस करेंगे: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्यों पढ़ेंगे, ये मैं जब हम रेवेन्यू को पढ़ने लगेंगे तो स्टूडेंट्स वहाँ पे मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और एट द एंड फिर हम जो हमारा पहला टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंडर हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाएंगे, उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं कि मार्केट किससे कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मार्केट इज एन एरिया ओवर विच बायर्स एंड सेलर्स निगोशिएट फॉर द एक्सचेंज ऑफ अ वेल डिफाइंड कमोडिटी। कि मार्केट वो जगह होती है जहां पे बायर और सेलर निगोशिएट करती हैं, किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी के लिए, यानी चीज को एक्सचेंज करने के लिए। इसको और आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स मैं ये भी कह सकता हूं कि मार्केट वो जगह होती है वेयर सेलर सेल द गुड्स, जहां पर बेचने वाला चीज को फरोख्त करता है, एंड बायर बाय द गुड्स, और खरीदने वाला चीज को खरीदता है। तो जहां पर बायर और सेलर चीज को निगोशिएट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी करते हैं, उस जगह को मार्केट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट की बेशुमार टाइप्स होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से आपके सिलेबस में 4 तरह की टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन, नंबर 2 मोनोपोली, नंबर 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड नंबर 4 ओलिगोपोली। अब स्टूडेंट्स, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये हमारे नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इनको डेफिनेशन की हद तक आपको डिफाइन करता हूं, उसके बाद विद डिटेल हम इनको, जब हम इनके चैप्टर्स डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें आइडिया होगा तो हम इनके रेवेन्यू बना सकते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं जी परफेक्ट कंपटीशन किससे कहते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन स्टूडेंट्स, याद रखना आपने, ऐसी मार्केट होती है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं प्रोड्यूस द होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी जिसमें बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं जो एक जैसी चीज को बना रही होती हैं एट द सेम लेवल ऑफ प्राइसेस, और मार्केट में उन तमाम चीजों की जो कीमत है वो भी एक जैसी होती है। याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत अहम बात मैंने आपको बताई है। और यहां पे कोई भी फर्म जो है उसका मार्केट में कीमत पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इनके दरमियान में प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन होता है। ये आपने याद रखना स्टूडेंट। अब मैं इसको डेफिनेशन से बताता हूं और फिर एग्जांपल्स के साथ। द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड नो वन कैन अफेक्ट मार्केट एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल वीट, मिल्क, राइस एक्सेट्रा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो वीट है वो प्रोड्यूस करने वाली मार्केट में बेशुमार फर्म्स होती हैं जो उसको प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि वो प्योर होमोजीनियस होती हैं। ठीक है, और वो एक जैसी होती हैं, आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस फर्म ने प्रोड्यूस की हैं, और उनकी जो मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होती हैं वो भी सेम होती हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या बताया, मैं दोबारा से डिफाइन करता हूं स्टूडेंट्स, याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में वो फर्म्स आती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं विच प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, जो एक जैसी चीज को बना रही होती हैं। ठीक है, और मार्केट में उनकी जो प्राइस होती है वो भी सेम होती है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे जो मार्केट है उसे मोनोपोली कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोनोपोली का मतलब होता है कि जिसमें मार्केट के अंदर एक फर्म हो। ठीक है, यानी अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाली एक फर्म हो और उसके अलावा मार्केट में उसका सब्सिट्यूट मौजूद ना हो, कोई मुतबादल मौजूद ना हो, ऐसी मार्केट को मोनोपोली कहते हैं। ये याद रखना। तो मोनोपोली में कितनी फर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ वन फर्म, एक फर्म होती है जो चीज को बना रही होती है। ठीक है, और मार्केट में उसके अलावा कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, और वो अपनी मर्जी से प्राइस को सेटल करती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोनोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर, एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जी इन विच सिंगल सेलर, जो एक सेलर होता है, कंट्रोल्स द होल सप्लाई ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट एंड विच हैज नो क्लॉज सब्सिट्यूट, और मार्केट में उसका कोई मुतबादल नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ वापडा है, अगर देखें तो जो बिजली है वो सिर्फ वापडा हमें फ्राहम कर रहा है, उसके अलावा मार्केट में हमारे पास उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। रेलवे है, तो जो रेलवे के अलावा हमारे पास
मार्केट में ट्रेन चलाने के लिए कोई भी सब्सिट्यूट मौजूद प्राइवेट मौजूद नहीं है। तो इसी तरह याद रखना आपने, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि मोनोपोली ऐसी मार्केट होती है जिसमें चीज़ को प्रोड्यूस करने वाली सिर्फ एक ही फर्म होती है और मार्केट में उसका कोई भी मुतबादल मौजूद नहीं होता। उसके बाद तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स जो टाइप है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी देखने में आपको वो चीज़ें एक जैसी लग रही हैं लेकिन उनमें फ़र्क होता है, डिफरेंशिएट होता है, ये याद रखना है। अब इसमें और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फ़र्क है? परफेक्ट कंपटीशन में प्योर जो है ना वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, एक जैसी ही चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है, होते उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो जरूर होते हैं लेकिन वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रही होती है, ये याद रखना। यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। मैं इसको आप डेफिनेशन से बताता हूँ और एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ। A market structure with freedom of entry and large number of firms that produce similar, कि देखने में आपको लग रहा है कि वो एक जैसी हैं but slightly differentiated products, and advertisement is the basic tool for the differentiated product, और advertisement ही एक ऐसा टूल होता है जो इनके दरमियान उस फर्क को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मूवीज, आप देखें स्टूडेंट्स, देखने में तो सारी मूवीज लग रही है लेकिन उनमें फर्क होता है, ठीक है। नॉवेल्स, सॉप, आप साबुन बनाने वाली बेशुमार फैक्ट्रीज है ना, ठीक है, अब है तो सारे सॉप ही लेकिन उनमें फर्क होता है। तो इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, इनमें जो जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती है वो डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद नंबर 4 पे स्टूडेंट्स ओलिगोपली। ओलिगोपली कौन सी मार्केट होती है जिसमें फ्यू फॉर्म्स होती हैं, ये याद रखना आपने, ठीक है। ओलिगी यानी ये वहां से निकला ग्रीक वर्ड से, और ओलिगी का मतलब होता है फ्यू, ये याद रखना आपने। पॉली का मतलब होता है फॉर्म, ये आगे मैं डिटेल से भी पढ़ाऊंगा जब मैं इनको इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा। तो इसमें फ्यू फॉर्म्स होती हैं, थोड़ी फॉर्म्स होती हैं जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती हैं और ये सिमिलर प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये याद रखना आपने जी। इसमें दोनों तरह की फॉर्म्स होती हैं जो मे बी वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को बना रही हो और मे बी वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बना रही हो। लेकिन इसमें और फिर मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्क है कि उनमें जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो लार्ज होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ओलिगोपोली के अंदर जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो थोड़े होते हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन से आपको बताता हूँ कि ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ फ्यू फर्म्स कंट्रोल द होल मार्केट, द नंबर ऑफ फर्म्स इन दिस मार्केट में भी अराउंड 3 to 13। तो ये एक अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें ज्यादातर 3 से 13 फर्म्स होती हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है स्टूडेंट्स, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ओनली अ फ्यू सेलर्स ऑफर सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टेनिस बॉल बनाने वाली जो मार्केट के अंदर फर्म्स हैं वो इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी, ठीक है, वो सिमिलर देखें प्रोडक्ट बना रही है लेकिन वो थोड़ी फर्म्स होती हैं जो इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ बनाने वाली थोड़ी सी फर्म्स हैं, 4, 5, 6, ठीक है, जो कि मेन बना रही होती हैं इसको, तो वो जो है ना वो ओलिगोपोली के अंदर आ जाएगा कि फ्यू सेलर्स हैं जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स इन चारों के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको डिफाइन किया, मैंने कहा आपको डिटेल के साथ मैं इनके चैप्टर्स के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी इनके दरमियान में फ़र्क बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने पहले रेवेन्यूज बनाने हैं हर मार्केट से पहले, वो क्यों बनाने हैं वो भी बताऊंगा, तो इसके लिए आपको इनके दरमियान फ़र्क आना बहुत ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स हम इनको एक ग्राफ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मोनोपोली देखें स्टूडेंट्स पहले नंबर पे एक फॉर्म होती है इसमें, ये तो बिल्कुल हमें क्लियर हो गया। ओलिगोपोली के बारे में मैंने आपको बताया फ्यू फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो सिमिलर प्रोडक्ट भी बना सकती हैं, डिफरेंशिएटेड भी बना सकती हैं। उसके बाद दो आ गई हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, दोनों में मैनी फर्म्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो चीज को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो दोनों में फिर हम डिफरेंशिएट किससे करते हैं? प्रोडक्ट से। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती है फर्म्स, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस डायग्राम को देखकर इन चारों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि आया हमने इनमें पढ़ना क्या है,
ठीक है, डेफिनेशन की हद तक तो फर्क आपने यहाँ पे भी पढ़ ली है, तो फिर हमने डिटेल में इनमें क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि अगर कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर काम कर रही है तो हमने उनके प्रॉफिट्स और लॉस कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह अगर कोई मोनोपोली के अंदर काम करी तो हमने उनके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई फर्म है तो हमने देखना है कि उसको प्रॉफिट कब होता है, उसको लॉस कब होता है, हमने उसको डायग्राम से भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली हमने इनके अंदर पढ़नी। अब स्टूडेंट्स आपको मेरा प्रीवियस चैप्टर याद आ रहा होगा जब मैंने कहा था कि इसको ध्यान से आपने समझना, और वहां पर मैंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया था। आपको याद होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट और जब अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस पड़ा था। तो स्टूडेंट्स आप क्या बताया था मैंने उसके बारे में, मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इकोनॉमिक प्रॉफिट या कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आपने दो चीजों के दरमियान में डिफरेंस पढ़ना होता है, एक टोटल रेवेन्यू और एक टोटल कॉस्ट। आपको याद आ रहा होगा कि अगर आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो आपको उस फर्म के टोटल रेवेन्यू और उस टोटल कॉस्ट के दरमियान में डिफरेंस को देखना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर भी इन मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट और लॉस वगैरह कैलकुलेट करने हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बारे में अगर पता होगा तो फिर हम डिफरेंस कैलकुलेट करके उसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, लास्ट वीडियो के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया मैंने, और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज को मार्जिनल कॉस्ट, ये उसकी जो फैमिलीज थी कॉस्ट की उसके बारे में आपने डिस्कस किया। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक अहम बात बताने लगा हूँ, आपने ध्यान से समझना है कि जो कॉस्ट होती है ना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तमाम मार्केट में एक जैसी होती है। यानी जो कॉस्ट है वो परफेक्ट कंपटीशन में भी वैसी होगी, मोनोपोली में भी वैसी होगी, पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी वैसी होगी, ओलिगोपोली में भी वैसी होगी। उसकी वजह क्या है, देखें जब भी फर्म चीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती है तो अगर कोई भी फर्म रॉ मटेरियल लगा रही है तो तकरीबन एक जैसा लगा रही है, लेबर को वेजेस दे रही है तो एक जैसा ले रही है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रही है तो एक जैसा कर रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को चार्जेस दे रही है तो एक जैसे दे रही है। तो इसलिए आपने याद रखना, बहुत अहम बात बताने लगा हूं कि जब हमने इनकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो वो सबकी एक जैसी ही होगी। लेकिन फर्क किसमें होगा, फिर फर्क होगा रेवेन्यू के अंदर, टोटल रेवेन्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिनका मार्केट में कंट्रोल है, वो अपनी मर्जी से प्राइसेस को सेट करती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी है जो कि अपनी मर्जी से प्राइसेस को सेट नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान में जो फर्क है वो टोटल रेवेन्यू के अंदर होगा ड्यू टू द प्राइसेस। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो रेवेन्यू में फर्क होता है, जो कॉस्ट होती है वो इन तमाम मार्केट की एक जैसी होगी, ये आपने याद रखना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी मार्केट के अंदर क्वेश्चंस को पढ़ना है तो पहले हमें उनके रेवेन्यूज देखने पड़ेंगे कि उनके रेवेन्यूज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके टोटल रेवेन्यू वगैरह कैलकुलेट होंगे उसी तरह से फिर इनकी डायग्राम हमने आगे इनको मार्केट के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ने लगेंगे तो हम उसके रेवेन्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे, जब हम मोनोपोली पढ़ने लगेंगे उसके रेवेन्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह आगे जो हम जाते जाएंगे तो हर फर्म के रेवेन्यूज अलग से कैलकुलेट होंगे। क्यों अलग से कैलकुलेट होंगे उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन कॉस्ट जो है वो तमाम मार्केट्स में एक जैसी ही लगेगी। इसलिए हम पहला जो क्वेश्चन है परफेक्ट कंपटीशन का, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रेवेन्यू के बारे में पढ़ाने लगा हूँ कि फर्म्स रेवेन्यू कितनी तरह के होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में वो किस तरह से बनेंगे। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो परफेक्ट कंपटीशन वाला है। तो आज जस्ट मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू के बारे में बताऊंगा, उनकी डायग्राम्स कैसे बनती है वो बताऊंगा। जब आज हम इन डायग्राम्स को पढ़ लेंगे, कॉस्ट की डायग्राम हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर आपको कॉस्ट का भी आइडिया हो जाएगा, रेवेन्यू का भी आइडिया हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा कि वो होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, और शॉर्ट रन लॉन्ग रन एनालिसिस कैसे करेंगे। तो आज अभी मैंने थोड़ा सा आपको इनकी टाइप्स के बारे में बताया और फिर मैंने आपको बताया कि हमें रेवेन्यूज अलग अलग क्यों पढ़ने हैं। तो आज हम थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनालिसिस फर्म्स रेवेन्यू स्टूडेंट्स, रेवेन्यूज जो हैं वो हमने तीन तरह के स्टूडेंट्स डिस्कस करने हैं। एक होता है जी टोटल रेवेन्यू, एक होता है एवरेज रेवेन्यू और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी है स्टूडेंट्स, द रेवेन्यूज व्हिच अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग इट्स आउटपुट कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हेडिंग्स। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स बता चुका हूं कि टोटल रेवेन्यू वो अमाउंट होती है व्हिच अ फर्म रिसीव आफ्टर सेलिंग द टोटल आउटपुट इन द मार्केट। आपको याद होगा जब मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट के दरमियान में डिफरेंस पढ़ाया था तो उस वक्त भी मैंने ये बताया था। तो टोटल रेवेन्यू मेरा ख्याल स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, मैंने उस वक्त भी बताया था कि अब यहाँ पे भी मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको, पहले डेफिनेशन पढ़
देता हूँ। द अमाउंट ऑफ मनी विच अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग इट्स टोटल आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। तो कोई भी फर्म अपने तमाम आउटपुट को जब मार्केट में सेल करती है तो बेचने के बाद उसको जो पैसे मिलते हैं वो उस फर्म का टोटल रेवेन्यू कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्म सेल्स 1000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट प्राइस ₹100 पर मीटर, अगर एक फर्म जो है वो 1000 मीटर जो है वो कपड़ा मार्केट में सेल कर रही है और 1 मीटर की प्राइस ₹100 है, तो इट विल गेट 1,00,000 तो 1,00,000 रुपया वसूल करेगी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने फार्मूला भी आपको बताया था। तो ये जो 1,00,000 रुपया है, जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की है, इट इज़ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला कैसे है जी? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। P स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी सेल सोल्ड, जो भी आप कह लें स्टूडेंट्स, यूनिट सोल्ड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। नीचे मैंने लिखा भी है, दियर TR स्टैंड फॉर द टोटल रेवेन्यू, P स्टैंड फॉर द प्राइस एंड Q स्टैंड फॉर द क्वांटिटी ऑफ सोल्ड आउटपुट। तो स्टूडेंट्स टोटल रेवेन्यू उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं? डेफिनेशन से पढ़ते हैं फिर डिफाइन करते हैं इसको स्टूडेंट्स। एवरेज रेवेन्यू मींस पर यूनिट अमाउंट ऑफ मनी विच अ फर्म ऑब्टेन्स बाय सेलिंग इट्स आउटपुट। यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि एक यूनिट को बेचने पर एवरेज उस फर्म ने कितने पैसे कमाए, तो उसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? टोटल रेवेन्यू को ऊपर रखते हैं और जितने यूनिट्स हमने सेल किए हों उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो हम एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ सोल्ड आउटपुट। फार्मूला आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। एवरेज रेवेन्यू का मैंने भी आपको बता भी दिया है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड। हम पिछली एग्जांपल्स को स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं कि टोटल रेवेन्यू हमें हुआ था 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए को ऊपर रखेंगे और जितने यूनिट्स हमने बेचे थे, 1,000 मीटर कपड़ा हमने बेचा तो उस पर डिवाइड किया तो ₹100 हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि प्रीवियसली, तो बड़ी अहम बात बताने लगा स्टूडेंट्स, जब आपने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि उसके अंदर हमने जो प्राइस है वो ₹100 रखी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब हम लोगों ने एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट किया तो एवरेज रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखें तो एवरेज रेवेन्यू का आंसर क्या आया? ₹100। और हमने प्राइस कितनी रखी थी? ₹100। तो एक बड़ी अहम बात बताने लगा स्टूडेंट्स, ये याद रखना है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आपको क्लियर है तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि किसी भी मार्केट के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू होता है इट इज़ इक्वल टू प्राइस। ये याद रखना है कि जो भी मार्केट के अंदर फर्म अपनी प्राइस को सेट करती है वही उस फर्म का एवरेज रेवेन्यू होता है। आप जैसे मर्जी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो AR, अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करनी है तो हम एवरेज रेवेन्यू से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने प्राइस से AR कैलकुलेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो P और AR हमेशा हर मार्केट में सेम होंगे, ये आपने याद रखना है। के बाद स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे है जी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि एक नया आउटपुट मार्केट में बेचने से जो आपके टोटल रेवेन्यू में इजाफा होता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ये याद रखना आपने, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि एक नया आउटपुट मार्केट में सेल करने से जो आपके टोटल रेवेन्यू के अंदर इजाफा होगा उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। डेफिनेशन से पढ़ते हैं फिर फार्मूला और एग्जाम्पल से भी बता दो। मार्जिनल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी विच अ फर्म ऑब्टेन, जो हासिल करती है बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक नया आउटपुट मार्केट में बेचने से जो आप अमाउंट हासिल करते हैं उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू विच इज कास्ट by the sale of an additional unit of output is called marginal revenue. For example, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। If a firm gets total 1,00,000 rupees by selling 100 meters of 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी थी कि एक फर्म ने 1000 मीटर कपड़ा मार्केट में बेचा और उसको टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ 1,00,000 रुपए का। अब अज्यूम करते हैं कि इट गेट्स 1,08,00,000 रुपीज बाय द सेल ऑफ 1001 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो देन मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा? हम अज्यूम करते हैं कि अब जो है ना वो 1,08,00,000 रुपया जो है ना वो टोटल रेवेन्यू वसूल कर रही है जो फर्म है, और सेल किया है उसने 1,001 मीटर कपड़ा, यानी 1 मीटर कपड़ा जो है ना वो मजीद उसने सेल किया है। अब बताएं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? तो एक नया आउटपुट बेचने से उस टोटल रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ है? तो आप 1,08,000 में से 1,00,000 माइनस कर दें तो 800, तो 800 इज द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म। ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स चेंज इन TR, यानी टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रही है उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। ये कौन सा आउटपुट है? जो आप सेल कर रहे हैं। तो जितना आपने आउटपुट सेल किया उसमें चेंज उस पर डिवाइड करेंगे तो आप इसको आसानी से फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो जिसके लिए हम ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको कहा कि बेसिकली हर मार्केट में जो है ना वो रेवेन्यू डिफरेंट होते हैं। मोनोपोली के अंदर आप डिफरेंट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप डिफरेंट पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइस में फ़र्क होता है। ठीक है, कोई भी मार्केट जो है कि कुछ मार्केट ऐसी है जहाँ पे प्राइस जो है ना वो खुद से सेटल कर सकती हैं, कुछ मार्केट ऐसे हैं जहाँ पे वो खुद से सेटल नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें मार्केट में दूसरी फर्म्स को देखकर प्राइस को सेट करना पड़ता है। तो अब हम पढ़ने लगे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद AR और MR परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सिखाना है, और अगर ये क्लियर हो जाएगा तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर परफेक्ट कंपटीशन का है वो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि जी AR और MR परफेक्ट कंपटीशन में कैसे बनेंगे। तो हम इसको टेबल की मदद से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेशन पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलम आ गया यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो हमने सेल करने हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइस है हमारे पास, उसके बाद हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और टोटल रेवेन्यू होगा तो आप एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 5 कॉलम कैसे बन गए, हमें आखिरी 2 कॉलम चाहिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, वो कैसे बनेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन आपको पता है कि AR और MR कैलकुलेट अगर आपने करना है तो आपने करना होगा विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू उस सूरत में आता है, आपने पीछे पढ़ा कि जब आपके पास प्राइस और आउटपुट होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा। तो इसलिए आपको ये 5 कॉलम बनाने पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 से लेकर 5 तक हम जूम कर लेते हैं कि 1 बाय 1 जो है वो प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, वो 1 से लेकर 5 तक हमने उसको बना लिया। प्राइस लेनी सबसे मेन चीज है यहाँ पर कि परफेक्ट कंपटीशन पर क्या बताया था मैंने, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही होती है और उनकी प्राइस क्या होती है, सेम। अब जैसे मैंने आपको वीट की एग्जांपल दी, आप जिस मर्जी मार्केट में जाकर वीट को परचेस कर ले, आपको जो उसकी प्राइस मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम हमेशा जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो एक जैसी होती है। तो इसी करेक्टरिस्टिक्स की बना पर आपने ये टेबल बनाना होता है। तो यहाँ पे कोई भी आपने प्राइस ले लेनी है, 5 ले लें, 10 ले लें, लेकिन जो भी लेंगे वो सेम ले लेंगे। जो ही आप अगली मार्केट के ऊपर जाएंगे वहां पर यहाँ पे फर्क आ जाएगा प्राइस के अंदर, क्योंकि हो सकता है वो प्राइस टेकर हो, वो अपनी मर्जी से रख रही हो। ठीक है, या वो किसी से ले रही हो, प्राइस टेक कर रही हो। तो इसलिए हर एक मार्केट के अंदर यहां पर फर्क होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो सेम रहती है। तो इस चीज की खसूसियत के ऊपर आपने इस टेबल को ड्रॉ करना होगा। तो हमने प्राइस सेम ले लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन में तमाम फर्म सेम प्राइस पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा। तो अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचने और प्राइस 5 है तो टोटल रेवेन्यू 5 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दो आउटपुट बेच रहे हैं और 5 रुपए एक की कीमत है, तो कितना टोटल रेवेन्यू होगा, 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 बेच रहे हैं तो 15, 4 बेच रहे हैं तो 20। आपने क्या करना है, प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करते जाए। 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ गया। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स टोटल रेवेन्यू तक आपको क्लियर हो गया। टोटल रेवेन्यू आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करना है एवरेज रेवेन्यू। क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट, याद रखना आपने। तो टोटल रेवेन्यू को ऊपर रखेंगे और आउटपुट पे डिवाइड कर देंगे। टोटल रेवेन्यू पहला कितना है, 5 के सामने आउटपुट कितना, 1, 5 डिवाइड बाय 1 5 आ गया। उसके बाद टोटल रेवेन्यू दूसरा कितना, 10 के सामने आपके पास आउटपुट कितना, 2, 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। 15 डिवाइड बाय 3 5 आ गया। 20 डिवाइड बाय 4 5 आ गया। 25 डिवाइड बाय 5 5 आ गया। तो एवरेज रेवेन्यू आपका 5 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि प्राइस और AR हमेशा सेम होते हैं हर मार्केट के अंदर, हर मार्केट में, ये याद रखना है आपने। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू आपने कैलकुलेट करना है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। पहली दफा में चेंज नहीं आती इसलिए 5 ही आ गया, जो टोटल रेवेन्यू है वही एज इट इज आ गया। उसके बाद देखें टोटल रेवेन्यू में कितने की चेंज आ रही, 5 और 10 में कितने का डिफरेंस है। आपके पास 5 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 5 और 10 के अंदर 5 का डिफरेंस है। और 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 5 डिवाइड बाय 1 5 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अगले में देखते हैं टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज है। 10 और 15 में कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। 2 और 3 में 1 का, तो 5 डिवाइड बाय 1 5। 15 और 20 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। 3 और 4 में 1 का, तो 5 डिवाइड बाय 1 5 आ गया। 20 और 25 में 5 का, 4 और 5 में 1 का, तो 5 आ गया। तो यहां पर हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम बनते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मार्केट में सेम हो, इसीलिए मैंने कहा कि हर मार्केट को पढ़ने से पहले हम उनके एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट किया करेंगे, क्योंकि यही इनमें फर्क है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने इनके अलग-अलग प्रॉफिट और लॉस वगैरह कैलकुलेट करने हैं।
अब इनको स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट होगा 1 से लेकर 5 तक, टेबल की मदद से आपने बनाना है। और वाई एक्सिस पर हमारे पास रेवेन्यू है, जिसमें हम ए आर एम आर, ठीक है, हमें ये दो चाहिए सिर्फ मार्केट के अंदर, तो हम उन्हीं को ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास टेबल के अंदर ए आर एम आर और जो प्राइस है वो 5 है, तो हम 5 पे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 5 के सामने 1 के सामने भी 5 है, 2 के सामने भी, 3 के सामने, 4 के सामने, 5 के सामने भी तो सेम आ रहा है। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर ए आर भी आ गया, ये आपका एवरेज रेवेन्यू भी है, ये आपकी प्राइस भी है, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी है। तो हमने यही सीखना था कि परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर की डायग्राम कैसे बनती है। तो अब हमने देख लिया कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये बनती है। अब हम जब इसका प्रॉपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एट द एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जो प्रॉपर परफेक्ट कंपटीशन का उसको स्टार्ट करने से पहले उसका इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी हमने पढ़ लिए, कॉस्ट हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम है परफेक्ट कंपटीशन में वो कहाँ पे होता है। तो वो मैं आपको स्टूडेंट्स दिखाता हूँ। ये डायग्राम आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। इसी डायग्राम के लिए अभी तक हम ये सारा कुछ पढ़ रहे थे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये आपने मेरे साथ शेयर भी करना है। तो अब हम पढ़ने लगे जी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो याद रखिए स्टूडेंट्स के फर्म का जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना है, ठीक है। या जो फर्म के नंबर 1 एम सी इक्वल टू एम आर, यानी मार्जिनल कॉस्ट हमेशा इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपसे पूछूंगा कि फर्म का इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस बताएं, तो आपने बताना कि पहली कंडीशन ये है कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में इक्वल होते हैं, पहली कंडीशन। नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। तो अभी मैं उसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखें स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्स, अब हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं है। बताएं ए आर एम आर कैसे बनेगा परफेक्ट कंपटीशन में एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये आपके स्ट्रेट लाइन में क्यों आया है, ये पीछे हम टेबल की मदद से पढ़ चुके हैं, ड्यू टू द सेम प्राइसेस, ठीक है ना। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तमाम फर्म सेम प्राइस पर उसको प्रोड्यूस कर रही होती है, तो प्राइस जब सेम है तो परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर भी उसी तरह से सेम बन गए। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। तो उसके बाद एमसी कैसे बनता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट की शक्ल भी आपको याद होगी, तो आपने उसको बनाना है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे एमसी और एमआर इक्वल होंगे, ठीक है। तो एमसी और एमआर आप देखें कि एक जगह पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जो ही कट कर रहे हैं तो वो मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा। पहली कंडीशन पूरी होगी ना, एम सी एम आर को इक्वल हो गए। दूसरी कंडीशन देखें, एम सी एम आर को बिलो से कट करेगा। तो ये देखें एम सी नीचे से ऊपर की तरफ एम आर को कट करते हुए जा रहा है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। तो दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं और ये एम सी नीचे से कट करता हुआ जा रहा है, वो इक्विलिब्रियम आ गया स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो जो ही इक्विलिब्रियम मिलेगा वहाँ से हमें मार्केट में पता चल जाएगा कि फर्म कितना आउटपुट मार्केट में सेल कर रही है, जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। और हम देखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर दो चीज़ें देखनी है, एक आउटपुट कितना सेल कर रहे हो, किस प्राइस पे कर रहे हैं। तो आउटपुट तो हमने निकाल लिया, तो प्राइस क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अब हम प्राइस के लिए ए आर की तरफ जाते हैं, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू हमें बताता है कि औसतन हम उसको बेचने के बाद कितनी अमाउंट वसूल कर रहे हैं। तो एवरेज रेवेन्यू भी परफेक्ट कंपटीशन में इसी जगह पे बनता है। तो अगर यही एवरेज रेवेन्यू बनता है तो आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्राइस मिल जाएगी। तो यही पॉइंट जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे प्राइस की लाइन बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इक्विलिब्रियम की डायग्राम है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी भी फर्म की। तो ये आपने याद रखनी है और घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक लेक्चर था, बेसिक चीज़ें थी जो आपको बतानी थी कि हमने आगे क्या क्या पढ़ना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपरली जो पहली मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आप उनके रेवेन्यू और कॉस्ट वगैरह भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है, दोबारा से बता रहा हूँ कि हर मार्केट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहेगी, लेकिन जो चेंज होगा वो रेवेन्यू होगा। और वो क्यों होगा, ड्यू टू द प्राइसेस। तो प्राइसेस की वजह से, क्योंकि किसी मार्केट में प्राइस सेम होती, किसी में नहीं होती। किसी मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो फर्म अपनी मर्जी से डिसाइड करती हैं। तो इन्हीं फ़र्क की बना पर इनके रेवेन्यू जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज की जो बेसिक लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और परफेक्ट कंपटीशन के जो इक्विलिब्रियम है वो आपने लाजमी बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन का जो प्रॉपरली क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।